है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुखर्जी नगर दिल्ली एक ऐसा कोचिंग संस्थान या आप ऐसी स्थान इसको बता सकते हैं, एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां पर यूपीएससी जो करने वाले होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अपने सपनों की दास्तान को यहाँ पर लिख कर जाते हैं। तो मैं आज उसी पवित्र भूमि पर हूँ और उसी पवित्र भूमि पर इंदिरा विहार के अंदर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और हमारे साथ एक ऐसे भैया हैं जिन्होंने अपनी इसी जर्नी को ऐसे कंटिन्यू किया है और वो 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगा कि इनको आपके सामने लाना चाहिए और आपसे मिलवाना चाहिए। इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या इनकी जो भी सब रहा, जर्नी रहा, तो मैं आपको सामने लेकर आऊँ। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू बनाऊँ, तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम उनसे बात करेंगे और कुछ जानेंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो भैया लवकेश प्रियदर्शी भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सत्यम जी। तो भैया से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो बताएंगे हमें। तो भैया आप कहाँ से हैं बेसिकली? जी, मैं बिहार से हूँ सत्यम जी। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार जो इस चीज़ को देख रहे हैं। और मैं अपने बारे में ही बताना चाहता हूँ कि मैं लवकेश प्रियदर्शी हूँ। एक बिहार में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ यूपीएससी का यहाँ आ गया हूँ मुखर्जी नगर और तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरी जर्नी फिनिश नहीं हुई है, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। और दोस्तों, जो सत्यम जी बताएंगे अगर उनके उत्तर मैं दूंगा वो क्या कहना चाह रहे हैं इस संदर्भ में या क्या वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं और बहुत तरह की तकलीफ़ें हैं। लेकिन उस बीच में भी हम अपने हौसला उम्मीद को कैसे बरकरार रखे हुए हैं, कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस संदर्भ में जो भी बातें करेंगे मैं इस पर बात करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने भैया का इंट्रोडक्शन सुना, आपने भैया बिहार से हैं और भैया की मेहनत को देखकर मैं इम्प्रेस हो गया हूँ और मैंने इनको देखा है किस तरह से इनको पढ़ा है। आज इनके रूम पर हम आए हुए हैं, बहुत अच्छे वाइब्स हैं यहाँ पर। मेरा बहुत सौभाग्य है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे मुखर्जी नगर में आते हैं, वो अपनी दास्तान को पूरा करके यहाँ से निकल जाते हैं, सपनों को पूरा करते हैं और अपने सपनों को पंख देकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये एक मुखर्जी नगर में अपने सपनों को जो लोग देकर जाते हैं उनकी मंजिलें बहुत ऊपर तक चली जाती हैं। तो उन्हीं में ये भैया शामिल हैं और आज उनके साथ ही हैं हम। तो भैया, मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछूंगा कि आपका इस तरफ कैसे कैसे मोटिवेट हुआ आप इस तरफ आने के लिए? एक्चुअली सत्यम जी, मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है और वहाँ कभी मैं ब्लॉक आता था तो वहाँ छोटे से ऑफिसर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनकी कार्यशैली को मैं देखता था। तो वहाँ से चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के नाते बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि इस पोस्ट पर आने का तरीका क्या है, कैसे यहाँ पर पोस्टिंग होती है। फिर मैं जब अपने गांव से मुझे पटना आने का मौका मिला तो वहाँ और सारे लोग तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ये चीज़ बताया कि एक्चुअली पीसीएस अधिकारी क्या होते हैं और आईएएस की तैयारी कैसे लोग करते हैं और पीसीएस आईएएस में क्या डिफरेंस होती है, किस तरह से उन लोगों को पोस्टिंग की जाती है, कैसे अपनी जिम्मेवारी को वो निभाते हैं। तो फिर मेरा इस तरफ रुझान हुआ और मैंने देखा कि 2 तरह के जॉब होते हैं। एक तो है कि आप वर्क करते हैं, आपको पेमेंट मिलता है, परिवार के साथ आप रहते हैं। लेकिन इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैंने महसूस किया कि ये कितने लाइफ को चेंज किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको इम्प्लीमेंट अगर हम ग्राउंड लेवल पर करते हैं तो कितने लोगों की खुशी मिल सकती है। आप कभी ब्लॉक चले जाएं, वहाँ ऐसे जो नीचे के तबके हैं जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कुछ भौतिक संसाधनों के लिए जो संघर्ष करते हैं और उसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी या जो ऑफिसर की भूमिका होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो देखने लायक होती है कि कितने लोगों के जीवन को आसान कर देते हैं। तो इस वजह से वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनूं और जो मैं योग्यता क्षमता अर्जित कर रहा हूँ, मेरा जो अपना व्यू है वो ग्राउंड लेवल तक लोगों के बीच जाए। बहुत बहुत बढ़िया भैया आपने बताया। और प्यारे दोस्तों, ये जर्नी बहुत लंबी होती है
और काफ़ी लोग काफ़ी समय से तैयारी करते हैं। तो मैंने देखा कि भैया काफ़ी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में मैंने इनको नोटिस किया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए और आपके लिए सामने इनको लेकर आना चाहिए। तो भैया ने 2 बार इंटरव्यू क्वालिफाई किया, 2 बार इंटरव्यू फेस किया है और 2 बार मेंस एग्ज़ाम इन्होंने दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो भैया ये बताइए कि यूपीएससी में आने का आपका लक्ष्य तो आपने बताया, इसके अलावा आपने कब अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब जो पहली बार प्रीलिम दिया आपने, तो उसमें और जो मतलब उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? जी, मैं बता दूं सत्यम जी कि जब मैं यहाँ आया और प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था और मेरे पास इतने रिसोर्सेस भी नहीं थे कि मैं इस तैयारी के लिए इतना इन्वेस्ट कर पाता। तो मैंने सोचा कि जो हमारे लाइब्रेरी यहाँ होती है वहाँ बहुत सारे सीनियर भी होते हैं, तो मुझे लगा कि वो तो मुझे गाइड कर सकते हैं कि कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। क्योंकि मैंने जो तैयारी किया है उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक ही स्ट्रेटजी नहीं होती है, थोड़ी सी अलग अलग होती है और इसमें अलग ढंग से प्रैक्टिस करना होता है। दूसरा, और भी सारी चीज़ों को मैंने देखा, तो उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा समय था नहीं, 4 मंथ ही था प्रीलिम्स का, तो जब मैंने प्रथम बार दिया तो ज़्यादा जानकारी थी नहीं है, बहुत अच्छे भी मार्क्स नहीं आए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में। लेकिन सेकंड बार जब मैंने दिया तो बहुत अच्छी तैयारी मैं कर चुका था और मेरे साथ थोड़ी सी पॉजिटिव एज थी कि मैं पढ़ाई को बड़ा कंटिन्यू रखता था और टाइम को अच्छे ढंग से मैनेज कर लेता था, इसलिए मैं बहुत सारे कवर कर पाया। और यूपीएससी में थोड़ी सी विस्तार बहुत ज़्यादा है, आप अगर इसके सिलेबस को देखेंगे तो बहुत टफ ऐसा नहीं होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा विस्तार होता है कि अगर आप कंटिन्यू वो चीज़ को करते हैं तो बहुत सारी एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो जाती है। अगर ये थोड़ी कम जाती है तो फिर ये है कि बहुत सारे चीज़ छूट जाते हैं। ये था, तो सेकेंड बार में मुझे सफलता मिली और उसके बाद फिर मैंने मेंस भी लिखा और इंटरव्यू भी मैंने दिया और अभी मेरी जर्नी फिनिश नहीं हुई है, अभी मेरी जर्नी जारी है। आप उम्मीद करें कि मैं जो गोल लेकर चला हूँ वो मैं अचीव कर लूँ। बिल्कुल भैया, हम ऐसी आशा नहीं, पूरी उम्मीद है हमको, आप बहुत अच्छा करेंगे और क्योंकि आपके इरादों में ताकत है तो निश्चित ही भगवान भी आपका साथ देंगे। तो प्यारे दोस्तों, भैया की स्ट्रैटेजी, भैया आपने जो है दोनों बार, मतलब जो आपने क्वालिफाई किया उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? जी, एक्चुअली मैं थोड़ी सी बता दूं, जो नए हैं कैंडिडेट जो अभी तैयारी कर रहे होंगे उन के लिए शायद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज जो प्रीलिम्स का गेम है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है। आपको जानना चाहिए कि प्रीलिम्स में पहले जो स्ट्रेटजी होती थी वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। आज अगर 100% मान लें प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट का, तो उसमें करीब 60 to 70% करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो हर एक कैंडिडेट के लिए हर एक साल एक चैलेंज होता है, जो कि आपको 1 ईयर का कम से कम सारे घटनाक्रम जो आपके स्ट्रेटजी का है, इकोनॉमिक्स पार्ट, सोशल पार्ट, जो भी आयोजन चल रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल नेशनल घटनाएं चल रही है, उसको आपको कवर करना होता है। और यूपीएससी किस एंगल से वो क्वेश्चन क्रिएट कर रही है उसको देखना होता है। तो मैंने जो प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी बनाई थी, मैंने करीब 35 ईयर्स क्वेश्चन को मैंने एक बार देख लिया था अच्छे ढंग से, और उसके बाद 10 ईयर्स का क्वेश्चन, मतलब 2010 के बाद वो सारे क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस किया जीएस फर्स्ट का, और उसके बाद 2014-15 के बाद का मैंने काफ़ी गहराई से क्वेश्चन को देखा कि यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन को वो क्रिएट करती है। तो इस वजह से मैंने उन पॉइंट को ज़्यादा फोकस किया जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब से ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है या आपका एग्रीकल्चर पार्ट है या इन्वायरमेंट का पार्ट है, उससे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो मैंने उस पार्ट को अच्छे ढंग से किया। और दूसरा जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो मैंने एनसीईआरटी का बेस बनाया, तो एनसीईआरटी के बेस से वो जो ट्रेडिशनल पार्ट था मेरा पहले से मौजूद हो गया। और क्वेश्चन मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, यानी क्वेश्चन मुझे अभी भी लगता है कि 30 से 35,000 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया। और जब यहाँ पे मैं आया तो मार्केट में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट के होते हैं उनके भी क्वेश्चन सेट आते हैं, तो मैंने 4 से 5 इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया। इससे मुझे ये थोड़ी सी बेनिफिट हुई कि सारे एंगल से किसी
घटनाक्रम को समझने में काफ़ी आसानी हुई। इस वजह से थोड़ी एक और स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की है कि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन का भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप एलिमिनेट करते हैं तब क्वेश्चन की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। होता क्या है कि जो क्वेश्चन अब फ्रेम किए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन 1-2 पॉइंट अगर फिक्स है आप हैं तो उसमें आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर ला सकते हैं। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था और प्रीलिम्स देने के पहले मुझे लगता है कि 60 सेट मैंने करीब कवर किया था। तो इस वजह से प्रैक्टिस करने से थोड़ी इफ़िशियंसी भी आ गई। 1 घंटे में पहले मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन पहले आते थे उसको मैंने कवर किया। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं सत्यम जी कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी होती है, आप कितना भी तैयारी क्यों ना कर लें, 35 to 40 क्वेश्चन ही 100 में करीब आदमी को ये होता है कॉन्फिडेंस की चीज़ सही है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके और सही हो जाते हैं, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको मदद करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेटजी मैंने प्रीलिम्स के लिए किया। और मेंस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है। मैंने मेंस के लिए क्या किया कि तो भैया एक क्वेश्चन जैसे कि रहता है बच्चों के, स्टूडेंट्स के, अक्सर यूपीएससी हमारे जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त हमारे, कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, प्री के अंदर जो 2 पेपर होते हैं, सीसैट की तैयारी करें ना करें, कम करें ज़्यादा करें, या पेपर 1 की तैयारी ज़्यादा करें, तो इसके बीच में जो है थोड़ा मिथ रहता है, तो उसको दूर करिए। जी एक्चुअली सत्यम जी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट और दूसरा सीसेट मतलब पेपर 2। तो अब जो स्ट्रेटजी हो गई है, सीसेट भी अब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसमें क्वालिफाइंग करना होता है, 27 क्वेश्चन आपको करीब करेक्ट करना होता है। तो अब जो हो गया है थोड़ा सा सीसेट भी चैलेंजिंग हो गया है, क्वालिफाइंग तो है लेकिन उसको भी अच्छा से करना है। तो उसमें आप देख लें, जब सीसेट का जो पेपर है उसमें एक कंप्रीहेंशन होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ होता है और फिर उसमें रीजनिंग होता है। तो कितने जो लोग होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि मैथ की होती है, वो मैथ और रीजनिंग को अच्छे से कर लें, कंप्रीहेंशन अगर कम भी रहेगा तो पर भी वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। दूसरे कितने ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका मैथ और रीजनिंग पर बहुत अच्छे कमांड नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाते होंगे, वो कंप्रीहेंशन पार्ट को कर लें, क्योंकि कंप्रीहेंशन में भी अगर अच्छा हम स्कोर कर लेते हैं तो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सेकंड पेपर जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो फर्स्ट में बहुत अच्छे स्कोर भी आप करेंगे तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यही है। और दूसरा है कि आपको जो स्कोर होगा वो तो फर्स्ट पेपर से ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन सेकंड पेपर को भी आपको क्वालिफाई करना है और आप अपने स्ट्रेटजी से उसको देख सकते हैं। और सबसे अच्छा स्ट्रेटजी सीसेट की यह है कि 10 ईयर्स का क्वेश्चन आप सोल्व कर लें और उसमें इस चीज़ को देखें कि मैथ और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन ज़्यादा हैं और या कंप्रीहेंशन में कितने क्वेश्चन हैं, उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी को करें और उसको क्वालिफाई करें। और दूसरा जो कॉमन पेपर जीएस फर्स्ट है वो तो सभी के लिए है, उसमें तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने करंट अफेयर हैं या इन्वायरमेंट है सेक्शन, वो चीज़ को आपको बेहतर करना है। मैंने जो प्रीलिम्स का किया था तो उसमें भी मैंने जितने भी करंट के थे शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे, तो लास्ट में रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो अंडरलाइन करते हैं करंट अफेयर को, रिवीजन नहीं हो पाता है, बहुत सारे छूट जाता है। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करके मैंने नोट डाउन किया था, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया। और दूसरा मैंने देखा कि इसमें इन्वायरमेंट सेक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अलग से मैंने नोट्स बना लिए थे, तो उसको रिवीजन करना आसान हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने बहुत पहले बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने काफ़ी सोल्व किए, इससे मेरी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी हो गई, अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आसान हो गया। तो भैया इसमें एक ये बताइए कि सोर्स आपका क्या रहा? सोर्स का जो करंट अफेयर था उसमें जो है मेनली हिंदू का है, आप हिंदू का आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है। दूसरे 2 तरह के कैंडिडेट हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम है, वो तो उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम है अब क्या हो गया है कि उसका ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हो जाता है। तो वो आप नेट पर देख सकते हैं, बहुत सारे साइटें हैं जिसमें कैटेगरीज कर दिया गया है इन्वायरमेंट का, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, तो वहाँ से कलेक्ट करके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसमें जो है मतलब फाइनली बस प्री के लिए मतलब आपकी स्ट्रेटजी ये रही? जी,
मैंने ये मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन सोल्व किया। मुझे जिस ईयर देना होता था तो उस ईयर करीब करीब 60 के आसपास जो क्वेश्चन सेट होते थे जीएस का, वो मैं सोल्व करता था। इससे होती थी कि एक्यूरेसी पता चल जाती थी और प्रैक्टिस हो जाने से ये पता चलता था किस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। क्योंकि अगर आप सबको बनाएंगे तो निगेटिविटी बढ़ेगी और उसमें चूँकि निगेटिव ही होता है तो वो फिर आपका मार्क्स कम हो जाएंगे। बहुत बहुत भैया, बहुत अच्छा। तो एक ये रहा कि मेंस में जो है आपने जब दिया 2 बार, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस रहा और कैसे आपने उसको मैनेज किया कि पहली बार जब आप क्वालिफाई हुए या दूसरी बार जब क्वालिफाई हुए, तो उनमें क्या मतलब आपने चेंज किया या कुछ जो आपकी बातें रहीं हमारे दोस्तों तक उसको? एक्चुअली जो मेंस होता है उसमें प्रैक्टिस काफ़ी करना होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो दिए जाते हैं मेंस के प्रैक्टिस के ये शेड्यूल बनाए जाते हैं, मुझे लगता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे फीडबैक होता है और आपको पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ और ऐड करना है। जैसे मेंस के क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, 150 वर्ड में आपको लिखना होता है, 200 वर्ड में लिखना होता है, 1000 वर्ड में लिखना होता है। तो ये सब अगर पहले से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल आप फील करेंगे और उस स्पीड को आप मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ भी होता है कि 20 क्वेश्चन तक आप अचीव करते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो 8-10 क्वेश्चन तो आप लिख लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि टाइम की काफ़ी डिफिशियंसी हो गई और बहुत सारे फैक्ट प्रेशर में नहीं याद होते हैं। तो इस वजह से ये जो संतुलन है, अगर पहले से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन चीज़ों को आप एडजस्ट आसानी से कर लेते हैं। तो मैंने मेंस में काफ़ी प्रैक्टिस किया था, इसलिए स्कोर भी अच्छा हुआ और फिर इंटरव्यू में मौका मिला देने का। तो भैया मेंस में मैंने 9 पेपर होते हैं हमारे, तो उनमें जो है मेंस एक्चुअली 4 पेपर होते हैं। तो सब्जेक्ट बहुत सारे उसमें आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, और एक जीएस होता है और 2 पेपर और भी क्वालिफाइंग करना होता है। तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर तो करीब करीब सब कर जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश होता है, तो ये जो 4th पेपर जीएस का होता है और एक ऑप्शनल पेपर होता है, तो वो चीज़ मेजर होता है इसमें। तो जो जीएस का है वो 4th पार्ट में बटे होते हैं और एक जो ऑप्शनल पेपर है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है। ऐसे के रूप में जो है वो पेपर तो होता है। तो भैया जीएस की स्ट्रैटेजी 4 पेपर होते हैं, उसमें आपने किस तरह से मतलब उसको मैनेज किया, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे पढ़ाई की आपने, कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या टाइमिंग रहता था? उसमें मैंने देखा कि जो 10 इयर्स का मेंस का भी क्वेश्चन एनालिसिस करना चाहिए। उसमें मैंने देखा कि जो पार्ट एनसीईआरटी से कवर हो जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी में पढ़ता था वो चीज़ कवर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टफ वो होता नहीं है, बिल्कुल एनालिसिस भी उसमें देना होता है, फैक्चुअल नहीं होते हैं मेंस में। बहुत क्वेश्चन कुछ होते हैं, उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखा था और वो मैं करंट अफेयर के जो भी होते थे उससे हर एक पार्ट का, जैसे इन्वायरमेंट का है या हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन एराइज हो गया या कभी कन्फ्लिक्ट हो गया सेंट्रल या स्टेट का, तो उसका अलग से मैंने नोट्स बना रखे थे और वो नोट्स मुझे बहुत काम आते थे उसमें। तो मैंने देखा कि वो जो शॉर्ट नोट्स आप लिखते हैं 4-5 लाइन में ही वो फैक्ट अगर लिख लेते हैं तो वहाँ पुटअप करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। करंट का जितना था मैं नोट्स बना लेता था हर एक सेक्शन का, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सारे का मैं कर लेता था। तो वो मेंस प्रैक्टिस में उनको पुटअप करता था, तो इस वजह से वो बहुत बढ़िया। तो 4 पेपर जीएस के रहे और 2 क्वालिफाइंग रहे, और ऑप्शनल आपका क्या रहा? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। भैया आपने तो बताया कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन रही है वो टेक्निकल रही है, तो आपने हिस्ट्री क्यों चुना? एक्चुअली हिस्ट्री में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। कभी मैं जाता था, जैसे लाल किला देखता था या अपने जो नालंदा खंडहर है उसको देख काफ़ी उत्सुकता होती थी। मुझे लगता था ये मानव सभ्यता का विकास किस ढंग से हुआ है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ये सारी चीज़ देखने को, पढ़ने को काफ़ी मिलता था कि एक साम्राज्य कैसे बनता है, समाज, सोसाइटी, परिवार कैसे बनते हैं। एक तो मैं धर्म में भी कभी देखता था, 2 पॉइंट होती थी कि भगवान ने बनाया है इंसान को, लेकिन जब हिस्ट्री देखता था तो उसमें लगता था कि इंसान का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी लाखों सालों के बाद ये बना है। तो जब हिस्ट्री पढ़ता था तो देखता था कि कैसे समाज में सारे फैक्ट, नए टेक्नोलॉजी ऐड होते हैं, हमारा समाज आगे कैसे उन्नत होते जाता है, फिर उसमें स्थापत्य कला कैसे जुड़ते जाता है, उसमें नए सोच कैसे समाज में आते हैं, कैसे वर्ण समाज से फिर चीज़ें चेंज होती है। ये सब काफ़ी मुझे इंटरेस्टेड लगता था। चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, लेकिन वो सब उसका प्रोस्पेक्टस थोड़ी सी अलग है। और ये जो सामाजिक व्यू है इसका, ये एक ऐतिहासिक व्यू है,
वो काफ़ी मुझे इंस्पायर करता था। तो एक इंटरेस्ट भी उसमें था कि अगर कहीं आप जाते हैं तो किसी को लगता है कि ये खंडहर ही है, इसमें देखने का क्या है लेकिन जब मैं देखता था लगता है ये खंडहर नहीं है, ये तो मानव सभ्यता का बहुत बड़ी वरदान है कि कैसे हमारा इन चीज़ों समाज में ये शिक्षा को कैसे जोड़ा गया, कैसे समाज उन्नत होते चला गया और कैसे आगे और सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ, उसमें क्या योगदान रहा उन चीज़ों का। तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी। बहुत ही ग्रेट भैया, आपने बहुत अच्छी जो है उसको तय किया। तो ऑप्शनल जो आप 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में भैया, तो इसकी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही? इसमें मैंने क्या किया था कि जो मार्केट्स में नोट्स आते हैं वो करीब करीब ठीक हैं, लेकिन उसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया था। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का है या एंशिएंट है, मेडिवल है, वो क्वेश्चन जिस तरह से ऑप्शन था उसका भी 10 ईयर्स में मैंने देख लिया था कि 10 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि अगर आप 10 ईयर या करीब 20 ईयर्स का क्वेश्चन आराम से आप बना लेते हैं तो करीब 50 से 60% करीब उसी ढंग के क्वेश्चन होते हैं जी। तो आप उतना टैकल कर सकते हैं और जो लास्ट बचता है वो आप जो नोट्स तैयार किए होते हैं वो हो जाता है, वो मुश्किल नहीं है उसमें। बहुत बहुत अच्छा, आपने एकदम ज़बरदस्त आंसर दिया। और ऑप्शनल एक क्वेश्चन मेरा और बनता है कि क्या ऑप्शनल हमारे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या नहीं? मुझे लगता है, मैंने जो देखा है कि सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आप बहुत अच्छे इंटरेस्टेड हैं तो वो अगर दूसरी बार फेलियर होते हैं तो वह भी उस चीज़ को हैंडल करना आसान होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर ये मुश्किल होता है। वैसे हर एक कैंडिडेट के लिए है, कितने लोगों ने चेंज करके भी सक्सेस को हासिल किया है। क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता इसका क्या और अलग लोग सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड हूँ और इसमें मेरे मार्क्स भी ठीक थे और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें और अच्छी हो जाएगी आगे। भैया एक क्वेश्चन मैंने और सुना है कि जो हमारे ऑप्शनल होते हैं इसमें स्कोरिंग मतलब कि मार्क्स कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा भी कुछ मैंने सुना है। तो क्या ये मिथ है या मतलब रियलिटी है, क्या है? आप मैं तो इसे मिथक ही अभी मानता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो फिर 24 सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट सारे लोग ले लेते। फिर क्यों ये सारे इतने पेपर दिए जाते? प्यारे दोस्तों, ये एक हमारा स्कोरिंग हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका दिल करता है, उस ऑप्शनल में आप जा सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन कुछ लोगों ने चेंज करके भी उसको किया है। तो एक क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे भैया, ये ऑप्शनल जीएस की स्ट्रैटेजी रही, इथिक्स की तैयारी को ज़्यादा समय देना चाहिए या क्या, मतलब कैसे, मतलब उसकी? एक्चुअली जो इथिक्स के जो पेपर होते हैं वो फैक्ट का जो होते हैं 20% ही होते हैं। 80% जो होता है आपका स्वयं का एनालिसिस, उसमें व्यू वहाँ रखना होता है। तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, आप जाएंगे तो हर एक साल वो न्यू ही दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो यूपीएससी जो चाहती है वो कैंडिडेट को देखती है उसका व्यू। अब 4th पेपर जो इथिक्स है, मुझे लगता है व्यू पॉइंट ही है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सबसे मैं ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब 4th पेपर भी आप जो टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे आपका व्यू अच्छा हो जाता है, आप लिखने की टेंडेंसी हो जाती है, कितने समय में कितने जल्दी को हम अपने थाट को उसमें पुटअप कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। लेकिन 4th पेपर के लिए मुझे नहीं लगता है कि डरने की ज़रूरत है। वो काफ़ी आपका मतलब व्यक्तित्व उसमें दिखता है, आपकी थाट उसमें आती है, और बहुत ज़्यादा वो फैक्चुअल नहीं है, 20% ही उसमें फैक्चुअल होती है। तो क्या ये आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाता है? निभाता तो है ही है, क्योंकि अगर आपके थॉट हैं यूपीएससी वो देख रही है तो बिल्कुल आपको इसमें देना चाहिए। बिल्कुल भैया, बहुत आपने इम्प्रेसिव आंसर दिया। और एक क्वेश्चन हमारा रहता है कि जो हमारा ऐसे होता है, तो मतलब बस एक क्वेश्चन आप बताइए कि क्या राइटिंग स्किल हमारी बहुत ज़रूरी होती है, कैसे रहती है? कि हाँ, ऐसे जो पेपर है उसमें भी मैंने प्रैक्टिस किया था। तो उसमें मैंने करीब 8 से 10 ऐसे को पहले से लिख कर गया था, और उसमें किस तरह से फ्रेम किया जाता है वो सारे मुझे गाइडलाइन मिली थी, मैंने वैसा किया था। और ऐसे भी उसी तरह का है जिस तरह का 4th पेपर है, क्योंकि उसमें भी आपकी फ्रीडम होती है अपनी बातों को रखने का। और मुझे लगता है यूपीएससी भी वो देखना चाहती है कि आप जो टॉपिक दिया गया उसको आप किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से फैक्ट को ऐड कर रहे हैं, आपका अपना क्या उसमें चॉइस है। तो मुझे लगता है वो सारा चीज़ ऐसे में भी दिखता है। तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रैटेजी रही ऐसे वगैरह, या इसको छोड़ दें, पूरी मेंस की स्ट्रैटेजी मतलब किस तरह की रही आपकी? कितने घंटे आप दिन में पढ़ते थे, या मतलब क्या रहता था आपका शेड्यूल वगैरह? मैं करीब कोशिश करता था कि चूँकि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और जितना भी पढ़ा जाए कम ही लगता है, तो मैंने 8 से 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाया था, उसको कंटिन्यू करता था कि ये कम से कम ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो
तो मैं देखता था करीब करीब कवर करना आसान हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा आप समय देंगे तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने देखा कि 8 से 10 घंटे कंफर्टेबल है, कंटिन्यू आप करते हैं तो ये चीज़ कवर करना आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, बुक सोर्सेज क्या क्या रहे अपने आपकी स्ट्रैटेजी में? बुक सोर्सेज आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। जी, मैंने मेन फोकस एनसीईआरटी को किया। हालांकि बहुत सारे आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के रूप में आता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो सब बुक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर अवेलेबल है ही एनसीईआरटी तो वो सबसे बड़ा आपका एक तरह का बुक है। और बहुत सारे क्वेश्चन उससे यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने देखा है, वो आता है, और बिल्कुल शॉर्टकट से ये सफलता मुझे नहीं लगती है कि किसी को मिलती होगी, क्योंकि आपको तो समय देना होता है। और एनसीईआरटी का मतलब है कोई स्टैंडर्ड बुक है, वो उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो करंट की स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह मैंने शॉर्ट नोट्स उसके तैयार कर लिए थे। इस तरह से उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए आसान हो गया। तो बुक सोर्सेज में कुछ आप खास बता सकते हैं? नहीं, बुक्स जो मैंने एनसीईआरटी का बताया जीएस के लिए, और मेरा हिस्ट्री का था, तो हिस्ट्री मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ा था, लेकिन मैंने कुछ जो नोट्स थे, क्योंकि वो एनालिसिस भी होता है उसमें, मेंस में जो ऑप्शनल पेपर का होता है कुछ फैक्ट का होता है, तो वो मैंने तैयार कर लिए थे। वो कुछ क्लास नोट्स जो यहाँ के हैं वहाँ से मैंने ऑब्टेन कर लिए थे। कुछ बुक भी मैंने पढ़ा था, जैसे जैन एंड माथुर का कुछ टॉपिक को मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। और ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए मैंने सुनी है, क्या ये मतलब उसमें नहीं, यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 3 ईयर्स से लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपको एनसीईआरटी 11-12 का अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट पीसीएस का है वो सब फैक्चुअल है, वो एनसीईआरटी उससे ज़्यादा कवर हो जाएगा, मतलब लक्ष्मीकांत से। लेकिन अगर यूपीएससी का आप देख रहे हैं तो 3 साल का क्वेश्चन आपको देखें, और 11-12 का एनसीईआरटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो पॉलिटिकल का है, वो आप उसको देखें, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए? जी, इन्वायरमेंट के लिए मैंने ये 12th का जो आता है वो मैंने एनसीईआरटी ही किया था, और इन्वायरमेंट के लिए जो करेंट का है मैंने वो किया था। तो करेंट और जो ट्रेडिशनल पार्ट है 12th का, उसको मैंने मर्ज कर दिया था, तो ये मेरा इन्वायरमेंट का ये तैयार हो गया। तो मैंने ये इन्वायरमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लिया था, जो हर एक दिन हिंदू में आता है, या जो कलेक्ट करके जो इन्फॉर्मेशन करेंट अफेयर का आता है उसमें मैंने एक अलग से नोट्स तैयार कर लिया था। तो इस वजह से मेरा वो तैयारी हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स में करेंट ही मेजर अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले होता था रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब पता, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए? आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने ये 11th का ही एनसीईआरटी बुक को पढ़ा था, और कुछ शॉर्ट नोट्स भी जो करंट अफेयर का था उसको मैंने तैयार कर लिया था। वैसे थोड़ा मैं बता दूं, प्रीलिम्स में जो अब आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो कहीं से भी सोर्स आप वहाँ से ले सकते हैं और उसको शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि बौद्ध और जैनिज्म कभी भी आप देखेंगे 10 ईयर्स में वो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि उस पर अगर फोकस आप करें तो ये चीज़ें थोड़ा स्कोर हो जाएगी। और भैया उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए। हिस्ट्री में सोर्सेस? हिस्ट्री का तो वो तो ट्रेडिशनल बुक है, उसमें करंट बहुत ज़्यादा का उसमें गुंजाइश नहीं होती है। और मैंने ट्रेडिशनल पार्ट था तो उसमें कौन सी बुक था? मैंने बुक पढ़ा था, एक्चुअली मैंने बताया कि जैन एंड माथुर का मैंने लिया था, कुछ सतीश चंद्रा का था, और कुछ इसमें मैंने एनसीईआरटी का भी ऐड किया था, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको मैंने अडॉप्ट किया था। तो एंसेंट आप आराम शर्मा का हैं, उनको आप कर लें। वो पुरानी वाली नोट्स आप जो मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। मुझे लगता है कि वो जो ऑप्शनल है उसमें भी जब 150 वर्ड लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होता है एक्सपेंड करने का, तो वो जो एनसीईआरटी का व्यू है वो लिखने में काफ़ी अच्छी मार्क्स भी मिलते हैं, और वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। तो मिडाइवल और उनका जो है क्या रहा? हाँ, मिडाइवल का भी था, नहीं उसमें दिया हुआ है, चूँकि मेंस का होता है ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर 8 क्वेश्चन है तो उसमें 5 ही आपको टेल करना है, तो उसमें सब पार्ट हैं दिए हुए होते हैं। तो आपके पास है कि आप अपनी ढंग से स्ट्रेटजी बना लें कि आपको मॉडर्न ज़्यादा अटेम्प्ट करना है या एंसेंट करना है, या उस तरह का क्वेश्चन दे करके आप कर लें अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार। और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आपने कैसे तैयार किया? करंट अफेयर मैंने मेनली साइट का जो आता है उससे मैंने ऑब्टेन किया। हर एक दिन मैं उसका नोट्स तैयार कर लेता था, मतलब हर एक पार्ट का, जैसे इन्वायरमेंट का है, इंटरनेशनल रिलेशन है,
या आपका आर्ट एंड कल्चर से कुछ रिलेटेड आ गया तो उसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक दिन करीब 20 से 25 जो उस पर आते हैं उसको मैं करता था, जो नहीं आता था उसको नोट कर लेता था। तो एक करंट अफेयर के बारे में ये होता है कि द हिंदू ज़रूरी होता है, क्या ये ज़रूरी होता है? ना, द हिंदू पढ़ना, हिंदू का मतलब है कि वहाँ अच्छे व्यू आते हैं, मतलब काफ़ी जो फेमस हैं वो सारे उनके आर्टिकल आते हैं और वो काफ़ी रिलेबल होते हैं। मतलब उसमें आपको किस व्यू से लिखना है, गवर्नमेंट का या उसका क्या निष्कर्ष है, क्या उसमें इनपुट देना चाहिए, वो सब व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं। उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा मैटर नहीं होता है उस ढंग का, वो बायस नहीं होता है, तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब वैसे अब हिंदू सिर्फ इंग्लिश में नहीं आता है, आप ट्रांसलेशन आप उसका आर्टिकल का बहुत सारे जगह अवेलेबल है, नेट पर भी है, मार्केट में भी आप देख सकते हैं, तो उससे मैंने ये किया है। तो कोई मैगज़ीन तो आपने नहीं फॉलो किया? एक्चुअली मैगज़ीन से ज़्यादा मैं करंट हर एक दिन अपडेट कर लेता था, शॉर्ट नोट्स बना लेता था, तो फिर अलग से मैगज़ीन पढ़ने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं थी। सो प्यारे दोस्तों, ये थी भैया की मेंस की स्ट्रैटेजी, और भैया ने 2 बार मेंस दिया है। और आखिरी में हम पूछना चाहेंगे कि मेंस में फाइनली आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट होता है? मेंस में एक तो है कि आपने जो अब तक पढ़ा है, अगर आपने के पास शॉर्ट नोट्स है तो आपको जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस किया जाता है मतलब मेंस का, उसको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कम टाइम में कैसे आप स्पीडली उन चीज़ों को लिख पाते हैं, सारे क्वेश्चन को कैसे टैकल कर पाते हैं, तो एक आपका पार्टिकुलर टाइम में जो किस तरह से प्रेशर होता है लिखने का, वो सारे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सब करना चाहिए, मेंस पढ़ने के बाद और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत बढ़िया है। तो टेस्ट सीरीज़ दोस्तों ज्वाइन करनी चाहिए, जैसे भैया ने बताया, आपने जो है 2 बार। फिर फाइनली जब आप भैया इंटरव्यू के लिए पहुंच गए तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो आप हमारे साथ शेयर करो। फर्स्ट इंटरव्यू कैसा रहा, सेकेंड कैसा रहा, और उसमें जो है कौन सा बोर्ड रहा आपका, कैसे रहा? जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था वो समीर शर्मा के बोर्ड में था, और सेकंड वाले AK खन्ना के बोर्ड में था। तो एक्चुअली पहले मैंने 8-10 मॉक इंटरव्यू दे चुके थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होता है। वहाँ जो फीडबैक होता है उससे जानना आसान होता है कि अपनी बात को कैसे आप एक्सप्रेस करें। कभी होता है कि हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा उस ढंग का नहीं होता है, बहुत सारे शब्द या बहुत सारे ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो सचमुच पब्लिक की लाइफ में नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलना चाहिए, तो वो चीज़ सीखने का मौका मिलता है। और बिल्कुल मुझे जो एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में, मैंने देखा कि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं तो बोर्ड को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे वहाँ के कैसे अवेयर हैं या किस तरह से वो इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं। तो मुझे लगता है उन लोग के मन में एक उत्सुकता होती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है दोनों इंटरव्यू में, और मुझे लगा कि वो सपोर्टिव होता है। एक मिथक होती है कि क्या सिर्फ इंटरव्यू से ही होती है, तो मैं बता दूं कि मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड करके फाइनलिस्ट में को बनाया जाता है। तो जो इंटरव्यू का था मेरा अनुभव, मेरे तो काफ़ी अच्छे रहे। हाँ, मेंस में अगर आप और अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं तो फिर इंटरव्यू का ऐड होता है, तो फिर अच्छे पोस्ट भी मिलती है, आपका शॉर्टलिस्ट होना आसान हो जाता है। तो भैया बेसिकली आप मुझे बताएं कि जो बोर्ड होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी होती है चेक, या फिर आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है? एक्चुअली मैंने महसूस किया कि पर्सनालिटी पर उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि आप तो नॉलेज तो मेंस में लिख चुके होते हैं, प्रीलिम्स में भी ये सारे चीज़ हो गया होता है। तो मुझे लगता है आपके व्यू को देखा जाता है कि आपका सोसाइटी के प्रति क्या व्यू है, आप किस तरह से एनर्जेटिक हो पाते हैं, कितनी रुचि आपकी है। मेरा नाम था प्रियदर्शी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि वहाँ मैं तो जानता हूँ मगध में एक अशोक प्रियदर्शी भी थे, तो आप क्या उसी से हैं या आपका अलग कुछ है, आप बताएं अशोक प्रियदर्शी के बारे में, अशोक के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। तो मुझे लगता है इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं तो डैप को अच्छे ढंग से तैयार कर लें। आपने जो लिखा है एक्चुअली उनके सामने होता है, उसी से क्वेश्चन एराइज होते हैं। आप जहाँ पर हैं, जिस स्टेट से हैं, वहाँ का आप इकोनॉमिक, भौगोलिक और जितने भी अन्य जानकारी है, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं नालंदा से हूँ, तो नालंदा खंडहर जो है यूनेस्को में भी आता है और उसकी काफ़ी प्रसिद्धि है। तो उन्होंने ये पूछा था कि जो यहाँ पर नालंदा खंडहर है उसमें बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की ज़्यादा स्टडी होती थी। तो उसमें वज्रयान जो होता है बौद्ध धर्म का, उसमें उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो ये सब जो टेक्निकल है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस ज़िले से हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक अवस्था क्या है,
उसका आप एजुकेशन का जो स्तर है वो क्या है, ये सब फैक्ट कुछ कलेक्ट कर लेना चाहिए। और दूसरा, जिस स्टेट का है उसकी पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए कि बिहार है, क्या वो पिछड़ा क्यों है या अब क्यों इतना डेवलप हो गया, क्या रीज़न है, क्या उसका और बेहतर होने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या क्या पॉलिसी में उसको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये सब मैंने वैसे तैयार कर रखा था, तो ये सब चीज़ों को कन्विंस करना थोड़ा मेरे लिए आसान रहा। जी भैया, तो कुछ खट्टी मीठी यादें अगर इंटरव्यू में रही हो आपकी, कोई बोर्ड से डिफरेंस रहता है या नहीं रहता है, या मतलब ये मैटर करता है कि बोर्ड कोई भी हो या फिर मतलब बोर्ड अच्छा मिल जाए या बुरा मिल जाए, ऐसा भी मैटर करता है? क्योंकि कितने लोगों को तो मैंने सुना है, लेकिन मेरे साथ तो मैंने दिया है तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ अगेंस्ट है। तो मैंने देखा कि वो पर्सनैलिटी ही देखना चाह रहे हैं। नंबर भी मेरे करीब ठीक ठाक ही थे, मेंस में थोड़े से और आ जाते तो हो जाता। मुझे लगता है 165 नंबर कम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मार्क्स मेरे रह गए मेंस में, थोड़े इकोनॉमिक्स पार्ट में मैं यार कर लेता तो मुझे लगता शॉर्ट लिस्ट हो जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ ना सोचें कि वो पार्टिकुलर बायस हैं इंटरव्यू का, या इस ढंग से बहुत सारी मिथक हो जाती है। और एक दूसरा है कि अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसकी कसक होती है, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे हाथ में जो है हमें करना चाहिए। जी भैया, तो भैया ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और उनकी मेहनत इस कदर है कि वो 2 बार इंटरव्यू तक अपना उन्होंने दिया है और स्टिल अभी भी वो आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, और स्टिल अभी भी मैंने उनको पढ़ते हुए देखा है। तो मेरी ऐसी आशा उम्मीद है कि वो ज़रूर एक दिन सेलेक्ट होंगे ऐसे ही, और हमारे साथ ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म पे होंगे। इसके अलावा भैया एक क्वेश्चन मेरा मन में और है कि मैंने आपके बारे में आपसे बात करी थी तो आपने बताया था आपकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक रही है, तो उसको आपने कैसे, आप दिल्ली में रह रहे हैं इतने समय से, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने फिर? एक्चुअली ये ठीक आपने क्वेश्चन किया सत्यम जी। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी फाइनेंशियल अगर क्राइसिस होती है या फाइनेंशियल नहीं होता है तो एक लगता है कि एम्बिशन मेरा तो ये था, इसको कैसे हम करें। तो चूँकि मेरा भी इसी कंडीशन था और मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी, तो चूँकि मेरी साइंस पृष्ठभूमि थी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मुझे पैसे मिलते थे उससे मैं रूम रेंट देता था, कुछ बुक भी खरीदता था। धीरे धीरे कम पैसे थे, ज़्यादा थोड़ा समय मैंने भी प्रैक्टिस किया तो मुझे और काम भी मिलने लगे, और थोड़ा काम बढ़ा तो मतलब ज़्यादा क्लास हुआ तो थोड़े पैसे और आने लगे। तो जो रिसोर्सेज मुझे कलेक्ट करना था वो कलेक्ट करना आसान हो गया। तो मेरी भी जर्नी इस तरह रही है कि फाइनेंशियल अगर ना भी हो तो निराश ना हो, कम से कम आपके पास क्या रिसोर्स है, आप क्या कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को ज़रूर आप इस्तेमाल करें। क्योंकि जब एम्बिशन का है आपकी लाइफ 40 साल, आप जो भी अभी बनेंगे आपके 40 साल वो लाइफ आपको निर्धारित होने जा रही है, इसको ऐसे छोड़ देना सही नहीं है। हम लोग तो युवा हैं, आज जो समय है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ अपना सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिविटी को कभी ख़त्म ना होने दें। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा सोचें कि कुछ ना कुछ अभी ख़राब है, आगे ज़रूर अच्छा होगा। ये भी ज़रूर अपने माइंड में रखें, तो सब काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा, हर एक चुनौती का सामना करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, और बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुन के मुझे भी। तो दोस्तों आप भी मोटिवेट हुए होंगे कि यार कहीं से भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारी कोई भी बैकग्राउंड हो, डजेंट मैटर। हम अगर हमारे अंदर कुछ जज्बात हैं, कुछ जज्बा है कर दिखाने का, या अपने सपनों को पूरा करने की आस हमारे अंदर एक आग है, तो हम उस सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। एक भैया क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जो है, क्या बच्चे कोचिंग ज़रूरी होती है, मतलब दिल्ली में आके कोचिंग किया जाए, या मतलब क्या रोल होता है इन चीज़ों का, या फिर घर पर होकर तैयारी हो सकती है? मतलब आप इस कैसा फील करते हैं? जी जी, सही क्वेश्चन किया सत्यम जी। मैं ये बता दूं कि अभी तो वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद ही हैं करीब 1 ईयर से ही, जो कि कोविड के कारण है। अभी ऑनलाइन सुविधा हो गई है। थोड़ी सुविधा दिल्ली में होती क्या है कि एक्चुअली एक तरह का इन्वायरमेंट है, यहाँ लाइब्रेरी अच्छे हैं, 24 घंटे लाइन पानी होते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 100 बच्चे और आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन होता है, अकेलापन परेशान नहीं करता है। अगर आप रूम में यूं ही बैठे हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, कभी निगेटिविटी भी आती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी यहाँ सुविधाजनक है, अगर हो सके तो आप करें, अन्ना तो अब तो ऑनलाइन की सुविधा है, वहाँ से करें। बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में भी अब लाइब्रेरी खुल गए हैं, ऑनलाइन के जो भी रिसोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि आप निराश ना हो, अपना जो सपना देखा है उस पर आप चलते रहें, और जो रिसोर्सेस जो भी पोटेंशियल आपका है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आपका फ्यूचर होगा, अपने परिवार का अच्छा होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, फिर पूरे राष्ट्र का होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े एक कैपिटल हैं, इसको आप नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए।
तो भैया बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपने एक बात मैंने और सुनी है कि बिहार में तो जो है आशीर्वाद भी डीएम बनने का दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मतलब आप अपने परिवार, आपका कितना योगदान उसमें रहा? मतलब नहीं, परिवार के लोग भी सोचते हैं कि अगर अच्छी जॉब हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, एक बेहतर अगर प्लेटफॉर्म मिले तो सारे करते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर है। यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस ही हैं, क्योंकि वहाँ लोग इन चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, ज़्यादा पोटेंशियल से यूज करने में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम पढ़ लिख कर ऐसा करें। लेकिन और भी दूसरे फील्ड हैं, लेकिन ये मुझे लगता है पर्सनल, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप किस वर्क में आप ज़्यादा पोटेंशियल अर्जित कर सकते हैं, किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे इंटरेस्ट इसमें था एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए मैंने इसमें किया। किसी और को अगर किसी और फील्ड में, तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये अपना डिपेंड करता है अपने आप पर कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। बिल्कुल भैया। और एक क्वेश्चन मेरा और बनता है आपसे कि क्या नाम है, जो अपना ये आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया, या मतलब अभी कर रहे हैं या नहीं किया, या किसी का हेल्प लिया आपने, या मतलब सेल्फ स्टडी की, या नोट्स केवल लिए, या ऐसा कुछ थोड़ा? नहीं, एक्चुअली मैंने 80% जो तैयारी की है सेल्फ स्टडी ही की है, और कोचिंग के रूप में सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था मेंस का और प्रीलिम्स का। तो अगर आप कोचिंग के रूप में देखें तो मेरा ये है। और सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको तो सेल्फ स्टडी ही करनी होगी। तो फाइनली मुझे एक क्वेश्चन और बताइए कि क्या तैयारी केवल प्री की होती है, या मेंस की होती है, या इंटरव्यू की होती है? कौन सी तैयारी होती है? या बच्चों के मन में होता है कि बच्चे शुरुआत से प्री की तैयारी करते हैं, तो तैयारी कैसे होती है? मतलब मेंस की होती है, क्या होती है? नहीं, एक्चुअली तैयारी तो एक साथ ही होती है, सिर्फ स्ट्रेटजी अलग अलग है। अगर मान लेते हैं प्रीलिम्स का दे रहे हैं तो एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, और दूसरा है कि आप किस तरह से क्वेश्चन 10 ईयर्स में आए हैं उसको देखना चाहिए। मेंस है लिखना होता है, तो आपको 150 वर्ड या 200 वर्ड में कैसे क्वेश्चन को, उसी चीज़ को लिखना है, ये स्ट्रेटजी होती है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि जो भी सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में आपने पढ़ा, पॉलिटिकल व्यू आपने पढ़ा, उससे आपका व्यक्तित्व किस तरह से बना, आपका विजन किस तरह से क्रिएट हुआ, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन चीज़ों को हासिल करना, और आप जब फील्ड में जाते हैं तो ये आपका जो चीज़ है मुझे लगता है काफ़ी सपोर्ट होता है। इस तरह से डिफरेंट जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल बैठा के अपनी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इस तरह से। थैंक यू भैया। और एक क्वेश्चन लास्ट हमारा रहता है आपसे कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपको, जो सुन रहे हैं आपको, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी आपने अपनी बताई, तो आखिरी में कुछ ऐसी बातें जो हों उनको आप बताना चाहते हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको आप उनको अवेयर करना चाहते हों, कुछ ऐसी सजेशंस हों? जी जी, जो भी अभी न्यू तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें और बिल्कुल ही धैर्य के साथ तैयारी करें। कभी होता है कि बिल्कुल हम दूसरे को देखते हैं कि फर्स्ट चांस में क्लियर हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर एक लोग की अपनी पृष्ठभूमि अलग होती है, आपके फाइनेंशियल अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि दूसरे ने किस चांस में किया। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, जो पोटेंशियल है, जो आपके सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए यूपीएससी, अगर आप जनरल हैं तो 6 चांस देती है, ओबीसी है 9 है, और भी दूसरे कैटेगरी को बिल्कुल अच्छे चांस देती है। तो जो भी चांस है उसका अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें। ये सफलता छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो आप पूरे धैर्य के साथ इसका करें। एक बार में नहीं हुआ, आराम से दूसरी बार में सीखें, तीसरी बार में सीखें। आपके साथ ये चीज़ जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हौसला ना छोड़ें, सपनों को ना छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना अच्छे मुझे जवाब दिए हमारे दोस्तों को। आपका पूरा, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई इस जर्नी के बारे में, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। निश्चित ही हमारे दोस्तों को, हम सबको लाभ मिलने वाला है इससे, तो डेफिनेटली। और आप अपनी कंटिन्यू जो आपकी जर्नी है उसको कंटिन्यू करते रहें ऐसे ही, और भगवान से हम प्रे करते हैं कि जल्दी आपको हासिल हो जाए, और आपको वो सपने पूरे हो जाएँ जो आपने अंदर पाले हुए हैं। आपने अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जो आपने जुनून जज्बात हैं आपके अंदर, वो ज़रूर आपके पूरे हों, और ऐसी मन में हमारी आशा है। और आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अपनी कंटिन्यू जर्नी को इस तरह से कंटिन्यू करते हुए, जल्दी जब आप सिलेक्टेड होंगे तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित रहूँगा। और भैया आखिरी में एक बात और कि
जो आपका संघर्ष रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है, मतलब आपने उसको टैकल करते हुए जिस तरह से परिस्थितियों का सामना करते हुए आज इस मंजिल पे पहुँचे हो, ये एक बहुत ज़बरदस्त एक बात है दोस्तों। मैंने इनका जो जर्नी देखी, जो इनका बैकग्राउंड देखा, फाइनेंशियली वीक थे और परेशानियों का सामना किया, उसके बावजूद भी ये इतना इस लेवल पर आज इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी समय से इन्होंने, मैंने सुना है कि इन्होंने कई फेस्टिवल्स भी नहीं मनाए, कई साल हो गए इन्होंने कोई फेस्टिवल अपने घर पर नहीं मनाया। कभी बीच में जाना हुआ तो जाना हुआ, नहीं तो ये अपने संघर्ष में साथ रहे और आज भी कंटिन्यू है उस जर्नी में। तो भगवान से ऐसी प्रेयर है कि आपकी जल्दी से वो पूरे हों और आपके निकट भविष्य में आपके लिए शुभकामनाएं भैया। और लवकेश प्रियदर्शी भैया हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करी। दोस्तों स्ट्रैटेजी तो सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन हमने आपको भैया की स्ट्रैटेजी शेयर कराई। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपका जवाब ज़रूर दिलाएंगे। और ऐसी अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्यम। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ और थैंक यू सत्यम जी। थैंक यू भैया। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।